इतने बरसों बाद अपने पौत्र को अपने सम्मुख खड़ा देखकर एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ सुहासिनी जी को। जब उसने आगे बढ़कर चरण स्पर्श किए और पूछा, कैसी हो दादी? तो आशीर्वाद देने को उनके दोनों हाथ उठ गए और अविरल अश्रुधारा बह निकली उनके नेत्रों से, परंतु मुख से बोल नहीं फूट सके। आदित्य ने उन्हें गले लगाते हुए उनके बहते हुए अश्रु पोंछते हुए कहा, रो मत दादी, अब से आपके रोने के दिन गए। मैं आपको लेने आया हूँ, घर चलिए। घर? जहाँ से बेइज्जती करके इतने साल पहले निकाल दी गई, वहाँ कैसे जा सकती हूँ? तेरे माँ बाप मुझे घर में घुसने कहाँ देंगे? वैसे भी अब तो आदत हो गई है मुझे यहाँ की, अब यही मेरा घर है। हाँ, तुझे देखने को आके तरसती थी, आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। कब आया विदेश से? पिछले सप्ताह ही आया दादी आपसे मिलने। फौरन नहीं आ सका क्योंकि कुछ इंतज़ाम करने थे। आप बस कुछ दिन उन लोगों के साथ वहाँ एडजस्ट कर लेना और फिर मैं तो हूँ ना आपके साथ, कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा और ज़्यादा दिन आपको वहाँ रखूँगा भी नहीं। जब उन्होंने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा था, उस वक्त बहुत छोटा था मैं। मेरे रोने, चिल्लाने, मनाने, किसी बात का भी उन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। तभी मैंने सोच लिया था कि जैसे आज ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वैसे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इनकी एक नहीं सुनूंगा। फिर स्कूल ख़त्म हुआ तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया। जाने से पहले आपसे मिलने आया था, लेकिन उसके बाद बीच में कभी घर ही नहीं आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद 4 साल नौकरी भी की वहाँ और खूब पैसा कमा कर लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा बीच में बहुत बुलाते थे, रोते भी थे, पर दादी जी आपके साथ किया ना उन दोनों ने, उसे मैं कभी माफ़ ही नहीं कर पाया। यही वजह थी जो बीच में नहीं आया मैं। और जो तेरी दादी तुझे मिले बिना मर जाती तो मैं तो यही सोचती रहती थी कि तू भी मुझे भूल गया। जब अपना कोख जाया ही निकम्मा निकला, तेरी किसी से क्या शिकायत करती? दादी अब कहती हो ना कि मूल से सूद प्यारा होता है, तो बस समझ लो कि इस सूद को भी इसकी दादी माँ बाप से ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे खुद को इस काबिल बनाना था कि आपके दुख दूर कर सकूं। यहाँ के मैनेजर से हमेशा आपके हालचाल पूछता रहता था और आपको कोई कमी ना हो इसलिए पैसे भी भेजता था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और आपको अपने साथ घर ले जाऊँगा। पर बेटा, तेरे माँ बाप को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और फिर अब तो मैं भी यहाँ खुश ही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फिर से उस घर में कलह हो। तो अपने होने वाली पौत्र वधू को आशीर्वाद देने नहीं चलेंगी आप? क्या तू शादी कर रहा है? तेरी शादी का तो सपना तेरे बचपन से देखती आ रही हूँ मैं तुम्हें। अब तो चलना ही पड़ेगा। मैं तैयारी करती हूँ, तू मैनेजर से बात कर ले। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ दादी, चलो मैं पैकिंग में आपकी मदद करता हूँ। कुछ ही देर में सुहासिनी आदित्य के साथ अपने घर के सामने खड़ी थी, जो कभी उनके पति ने ही बनवाया था और था भी सुहासिनी के नहीं नाम। लेकिन फिर भी उन्हें अपमानित करके जब उस घर से वृद्धाश्रम भेज दिया गया तो विरोध तक ना कर सकी। करती भी किसके दम पर? जब अपने ही खून ने दगा किया तो और किस पर भरोसा कर पाती वो दुखियारी माँ। गीली आंखों से भरपूर नज़र उन्होंने घर पर डाली। आदित्य ने डोरबेल बजा दी थी। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। सुहासिनी को आदित्य के साथ वहाँ खड़ा देखकर उन्हें जैसे करंट लगा। लेकिन जब आदित्य बड़ा हो गया था और उसके सामने वह अपने आपा खोना नहीं चाहती थी, खुद को संयत करके जैसे तैसे बोली, आप यहाँ अचानक? उत्तर आदित्य ने दिया, मैं लाया हूँ इन्हें, अपने पोते के विवाह में शरीक होने आई है। अब से विवाह तक यहीं रहेंगी हमारे साथ अपने घर में। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये घर इन्हीं के नाम है, तो आप लोग ज़रा अपने आचरण का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है। कहीं आपको कोई गलत आप लोगों पर ही भारी न पड़ जाए। आदित्य की माँ खामोश रही, लेकिन मन ही मन उन्होंने चैन की सांस ली थी। विवाह में 20 दिन शेष थे। आदित्य ने कहा कि विवाह तक यहाँ रहेंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर झेलना पड़ेगा बुढ़िया को। वैसे इनका यहाँ आना एक तरह से अच्छा ही रहा। मेहमान जुड़ेंगे तो तरह तरह की बातें बनाने का मौका उन लोगों को अब नहीं मिलेगा। और फिर बहू के मायके वाले भी तो आदित्य की दादी को पूछ रहे थे। आदित्य ने सुप्रभा को बता जो रखा है कि उसकी दादी भी है।
सुप्रभा आदित्य की ही पसंद थी और विदेश में दोनों एक ही साथ काम करते थे। पढ़ी लिखी खूबसूरत सुप्रभा को आदित्य के माता पिता ने फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। उनके लिए यही बहुत था कि आदित्य ने किसी विदेशी लड़की को अपने लिए नहीं चुना था। सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों अब विदेश वाली पुरानी नौकरी छोड़कर यही दिल्ली में बसने का फैसला कर चुके थे। आदित्य के माता पिता के बुढ़ापे की और बढ़ रहे कमजोर होते कदम इस फैसले को सुनकर अचानक नई स्फूर्ति अनुभव करने लगे थे। बुढ़ापे में बेटा बहू साथ रहे, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात उनके लिए और क्या हो सकती थी। कल को पोते पोती भी होंगे। बुढ़ापा एकाकी और बोझिल ना होकर परिवार के बीच खूबसूरती से कटेगा। इन दुखद कल्पनाओं के बीच उन्हें कभी अपनी करनी याद तक नहीं आती थी। विवाह की तारीख भी आ गई। 2 दिन पूर्व ही सब लोग होटल में शिफ्ट हो गए थे। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई की वेला आई तो आदित्य की माँ बहू के स्वागत की तैयारी करने के लिए पहले से घर पहुंचने के लिए वहां से जाने को उद्यत हुई, लेकिन आदित्य ने ये कहकर रोक दिया कि उसने दादी को पहले ही घर भिजवा दिया है और उनकी सहायता के लिए भी कुछ लोगों को भेज दिया है। आदित्य के हर बात में दादी को इतनी अहमियत देना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, परंतु सबके बीच वे कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रही। लेकिन अब वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मेहमानों के जाने के बाद वह आदित्य की एक नहीं सुनेंगी और दादी को वापस भेजकर ही दम लेंगी। विदाई में आदित्य और बहू के साथ ही मम्मी पापा भी उसी की कार में बैठे। कार घर की ओर रवाना हुई, लेकिन अचानक एक मोड़ पर जब ड्राइवर ने रास्ता बदल लिया तो पापा बोल उठे, अरे अरे, गलत रास्ते पर है हम, पीछे से बाएं तरफ मुड़ना था भाई। जब जवाब आदित्य ने दिया, मैप लगा रखा है पापा, आप फिक्र मत करो, सही जगह पहुंच जाएंगे। अरे जब मुझे रास्ता याद है तो मैप की ज़रूरत ही क्या थी। तुम आजकल के बच्चे भी टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा निर्भर हो गए हो, अब बेकार कितना लंबा घूमना पड़ेगा। रिलैक्स पापा, वैसे भी आप लोग कितना थक गए होंगे, आंखें बंद करके आराम करो कुछ देर। आदित्य ने हंसकर कहा तो पापा ने खींचकर सचमुच आंखें बंद करके सीट पर टिका लिया। मम्मी तो पहले से ही आंखें बंद के बैठी थी। लगभग 15 मिनट बाद जब कार रुकी तो मम्मी पापा ने आंखें खोलकर एक साथ बाहर देखा। फूलों से सजी शानदार कोठी देखकर वो दोनों अचंभित थे। आदित्य, ये कहाँ गए हम? तूने पहले बताया नहीं कि हम घर से पहले कहीं और जाएंगे। माँ ने आश्चर्य से कहा। घर ही है माँ, नेम प्लेट पर आ तो। कोठी पर गेट के दाहिनी ओर संगमरमर पर खूबसूरती से कोठी के मालिक का नाम लिखा था, सुहासिनी निवास। ये सब क्या है आदित्य, ये किसका घर है? इस बार पापा ने पूछा। आपने नाम ठीक से पढ़ा है पापा? ये दादी का ही घर है, जो कुछ आप लोगों ने उनसे छीना था, बस वही सूट समेत लौटाया है मैंने उन्हें। घर तो वो भी उन्हीं का नाम था जहाँ आपने नेम प्लेट बदल कर अपना और मम्मी का नाम लिखवाया था। वो देखिए बाई तरफ, एक नेम प्लेट अब भी है यहाँ, जिस पर मेरा और सुप्रभा का नाम लिखा है, लेकिन पत्थर पर खुदा दादी का नाम अब कोई मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और हम लोग, हमारा क्या? तो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पापा ने डूबती आवाज़ में पूछा। वैसे ही जैसे आपने दादी के साथ किया था। आपके पास तो फिर भी दादी का घर है, आराम से वहाँ रहते रहिए। दादी ने आपसे वह घर तब भी खाली नहीं करवाया जब आपने उनसे छत छीन ली, और अब भी नहीं करवाएंगी, क्योंकि अब तो उनके पास सुदूर छत और सहारा दोनों ही है। बहुत बड़ा दिल है दादी का। अब थोड़ा रस्मों पर भी ध्यान दे ले। वो देखिए, दादी सुप्रभा की आरती उतार रही है। मुझे भी उसके साथ ही तो गृह प्रवेश करना है ना। चाहे तो आप लोग भी चल सकते हैं भीतर, शाम को अपने घर चले जाइएगा। उधर दादी के दोनों हाथ आदित्य और सुप्रभा को आशीर्वाद देने को उठे हुए थे और उनके मुख से आशीर्वचनों की लगातार झड़ी लगी थी। इधर मम्मी पापा दोनों चक्कर खाकर गिरने को तैयार अवाक खड़े थे। आज आदित्य ने वे सारे दर्द सूझ समेट लौटा दिए थे जो कभी उन दोनों ने अपनी माँ को दिए थे। धन्यवाद।